अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं रामीन सैयद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम ज़ेरे बहस। नाजरीन, बज़ाहिर यूं महसूस हो रहा है कि नून लीग मुज़ाहिमती और मुफ़ाहिमती बयानी के दरमियान चूज़ नहीं कर पा रही है, खुलकर खेल भी नहीं पा रही है और जज्बात छुपा भी नहीं पा रही है। नून लीग की कुछ इस तरह की कैफियत महसूस हो रही है। कायद नून लीग नवाज शरीफ ने पाकिस्तान जब वो वापस आए थे और पहला जलसा उन्होंने किया था मीनार पाकिस्तान पर, तो उन्होंने ये ऐलान किया था कि जी मैंने सबको माफ़ कर दिया है, किसी से बदला लेना नहीं चाहता, मिलकर चलना होगा, मुल्क के लिए यही ज़रूरी है। मगर अब एक बार फिर उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है जिससे नवाज शरीफ साहब का ज़ाहिर है कि रिवायती जारहाना अंदाज़ है उनका, वो दोबारा से झलकता हुआ नज़र आ रहा है। नवाज शरीफ ने ये कहा कि कौम ने गुज़िश्ता 4 बरस में मुश्किल दौर देखा है, मुल्क को यहाँ तक पहुँचाने वालों का मुहासिबा होना चाहिए। फिर उन्होंने ये भी कहा कि मुझे समझ नहीं आता कि इस मुल्क की बागडोर कैसे एक अनाड़ी के हाथों में दे दी गई। उनका इशारा बानी तहरीक इंसाफ की तरफ था। तो इस एहतसाब के बयानी की वापसी क्या किसी स्ट्रैटेजी के तहत है, इस पर बात करेंगे। साथ ही नून लीग सियासी जोड़ तोड़ में भी मसरूफ़ है। बलूचिस्तान में पहले मुख्तलिफ सियासी शख्सियात को नून लीग में शामिल किया गया। मौलाना फजलुर रहमान से सीट एडजस्टमेंट पर बात की गई। फिर नवाज शरीफ साहब खुद चलकर बहुत अरसे बाद चौधरी शुजात हुसैन के पास गए, उनसे सीट एडजस्टमेंट की बात की और फिर IPP के सरबराह जहांगीर तरीन से भी उन्होंने एक मुलाकात की और यहाँ भी सीट एडजस्टमेंट पर मामला तय हो गए। तो क्या वजह है कि नून लीग छोटी छोटी जमातों से सीट एडजस्टमेंट कर रही है? क्या ये अच्छी सियासी स्ट्रैटेजी है या फिर नून लीग की सियासी कमज़ोरी के अकास है? इसी पर करेंगे बात आज के पहले सेगमेंट। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर रज़ियाकार नज़्म साक़िब साहब, राव खालिद साहब इस्लामाबाद स्टूडियो से हमारे साथ मौजूद हैं, जबकि डॉक्टर सैयद मोहम्मद अली साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। आपका बहुत शुक्रिया। नज़्म साक़िब साहब, टोन का बार बार बदलना क्या ये किसी सियासी हिकमत अमली के नतीजे में ही हो रहा है या फिर कोई कन्फ्यूजन है? देखिए रामीन, इस पे तो मैं बाद में बात करता हूँ, हम बाद में बात करेंगे कि जी ये क्या वजूहात हैं, नवाज़ शरीफ साहब को एक जगह पे एक कोने में सुकून क्यों नहीं मिलता। मैं तो अभी जब आप इंट्रो दे रही थी मैं ये सोच रहा था कि ठीक है, महंगाई भी है, गुर्बत भी है, पाकिस्तान में बहुत सारे मसाइल हैं, दहशत गर्दी है, लोगों का बुरा हाल है, कम अज़ कम का तो ना निकालें आप। मैं आप ये बात कर रही थी तो मुझे याद आया कि थोड़ी देर गुजरती है और अवाम का त्राह निकल जाता है। वो कैसे? जी जी, अभी हमें पता लगा कि जी नवाज शरीफ साहब जो हैं वो आ गए हैं वापस। अब उन्होंने जलसा भी कर लिया, अब उन्होंने बात भी कर ली, मुफाहमत की भी बात हो गई, मिलजुल के करेंगे, बाकी पार्टियों से बलूचिस्तान भी चले गए कि साथ मिल के चलेंगे, को कौमी हुकूमत बनेगी। अचानक त्राह निकाल दिया उन्होंने ये कह कि देखिए जी वो जजों जर्नैलों की बात जो है ना वो तो होनी चाहिए, एहतसाब तो होना चाहिए, और वही उनका सवाल कि मुझे क्यों निकाला जी। जो फौरी तौर पे वजह नज़र आती है ना, त्राह निकालने वाली बात जो है वो यानी एक और तरह से है। सिर्फ गुजारिश उनसे ये है कि और बाकी सारे सियासतदानों से जो साहिब इक़्तिदार लोग हैं कि अवाम इस हालत में नहीं है कि आप उनको अचानक चौंका दें या अचानक आप उनको ऐसी को खबर सुना दें कि उनके दिल में कोई खौफ पैदा हो। या लेकिन आवाम तो उनका ये बयानी सुन के खुश होती है ना, वो तो पिछले कई बरसों में इसी बयानिए पर सियासत करते रहे और अपनी तरफ से मैं बताता हूँ आपको आप कह रही हैं वो खुश हो रहे हैं। ये देखिए, वो अवाम जो खुश हो रही है वो उनको पता है अच्छी तरह से कि ये वो जो मंजूर नजर होने वाला इन पे ठप्पा लगा है उसको उतारने के लिए हो रहा है। उनको ये पता है कि एवन फील्ड हो गया बड़ी आसानी से हुआ, लेकिन अल अजीजिया में अगली समात के लिए अदालत ने कहा जी कि समात जो है वो इस केस की आइंदा होगी। फिर जो अंदर की बातें हैं वो तो हमें नहीं पता लगती, वो तो अवाम को कैसे पता लगेंगी। वो तो ये है कि क्या कोई ऐसी बात हो गई है कि उनको पता लगा है कि अब वो प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकते, ये प्राइम मिनिस्टर उनके यानी PMLN से बनेगा, लेकिन ये है कि वो नहीं बन सकते, या ये है कि जी बाकी पार्टियों की जो यानी तकसीम होनी है उसके बारे में कोई मसला पेश आ गया है, कोई ऐसी चीज़ पेश आ गई है जिसकी वजह से कि उनको बयानिया वापस लाना पड़ा। इसका असर याद रखिएगा कि अवाम को जो हम बहुत बेवकूफ़ समझते हैं ना, उनको थोड़ी सी अकल आ गई हुई है। अब 3 दफ़ा एक दौर गुजरता है, एक ही शख्स जो है वो 3 मरतबा प्राइम मिनिस्टर बनता है, तो चौथी मरतबा बनने लगा है, तो कम से कम थोड़ी बहुत समझ तो अवाम में आई होगी। अब ये है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इजाज़त ली गई है। अच्छा, मैं ये बात ज़रा गौर से सुनिएगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि इजाज़त ली गई है कि अगर आप इजाज़त दें तो मैं ये वाली बात दोबारा से कर दूं, क्योंकि
आपने भी ये कहा, पूरी कौम भी ये चाह रही है कि, और नज़र भी यही आ रहा है कि हम मंजूर नज़र हैं, हम लाडले हैं, तो क्या उसके तहत ये बात की गई है और वापस वो बयानिया लाया गया है? अब इस सारे के बाद अगर मैं अपनी इस बात को सम अप करूं तो मैं ये कहूँगा कि ये सारे टोटके और ये सारे जो वजीफ़े और ये सारी जो बातचीत है कि मुझे क्यों निकाला बार बार, ये अब नहीं चलेगा और उसमें बहुत मुश्किल है, बहुत तकलीफ में है अवाम ऑलरेडी। उनको आप और मज़ीद उनके तरह ना निकालें और हमें साफ साफ बता दें क्या हो रहा है। एक बात जो बड़ी ज़रूरी है वो ये है कि अगर इलेक्शन से पहले ही तय हो गई हैं सारी चीज़ें, तो मैं हैरान हूं कि फिर किस इलेक्शन की तैयारी हो रही है। फैसला तो मेरे नज़दीक अवाम ने करना है और वो तो 8 फरवरी को होगा। ये अभी से ही किन किन यानी चीज़ों के बारे में बात हो रही है कि जी चूंकि हमने बनना है, हमारी पार्टी जो है मेजॉरिटी में आएगी और हमें ये चीज़ें चाहिए और इस तरह के हालात चाहिए। ये तो ऐसे लग रहा है कि जिस तरह रिजल्ट्स ऑलरेडी अनाउंस हो चुके हैं। मेरे ख्याल में हम सबको, पॉलिटिकल पार्टीज को, अवाम को 8 फरवरी का इंतजार करना चाहिए। इलेक्शन होने दीजिए, दुआ करते हैं कि फ्री और फेयर हों और उसमें वाकयातन पता लगे नून को भी, पीपीपी को भी, तहरीक इंसाफ को भी और बाकी पार्टियों को भी कि क्या यानी उनकी वर्थ क्या है और अवाम उनके बारे में क्या सोचती है। केयरटेकर गवर्नमेंट ने कह दिया कि भाई हम फ्री एंड फेयर करवाएंगे और 8 तारीख को ही करवाएंगे, तो इसके बाद क्या रह जाता है? अब तो 8 तारीख का इंतजार करना है। तो 8 तारीख तक हमारा जो है वो नवाज शरीफ साहब से और बाकी अपने तमाम लीडर हजरात से दरख्वास्त है कि और कुछ नहीं तो कम से कम हमारा तरा ना निकालें। ठीक है राव खालिद साहब, ज़ाहिर है तमाम जमातें इलेक्शन से पहले कैंपेन्स चलाती हैं और उसके अंदर हम देखते हैं मुख्तलिफ बयानिए सामने आते हैं। वो उनकी सियासी ज़रूरत कह सकते हैं इस चीज़ को, जो बयानिया वापस लौट कर आया है, क्योंकि और कुछ अभी नज़र नहीं आ रहा सामने, समझ नहीं आ रहा कि अवाम के पास, क्योंकि अभी गए भी नहीं ना वो अवाम के पास, एक ही जलसा किया है लाहौर आकर। तो क्या समझते हैं ये क्या वजह है इसकी? वो शायद बिलावल ने बिटवीन द लाइंस कहा है कि कभी मियाँ साहब मुंतखब होके भी आ जाएं, तो वो मेरा ख्याल है वो मुंतखब होने का इस दफ़ा उनका कोई इरादा नहीं लग रहा। उनका मुहासबे का जो बयान है वो अवाम के लिए तो नहीं है, सच्ची बात है। अभी वो खुद कंफ्यूज हैं, कभी वो कोई बयानिया बनाते हैं, कभी वोट को इज्जत दो का बनाते हैं, कभी वो हुकूमत को इज्जत दो का बनाते हैं, कभी यानी उनकी इज्जत बदलती रहती है। तो वो जब उनकी हमायत से चीज़ें हो रही हों तो 70s में और 80s में, तो वो फिर मर्द मोमिन मर्द हक ज़ियाउल हो जाता है जी। जब उनकी हमायत से ना हो, उनके खिलाफ हो, तो वो फिर कौमी मुजरम जनरल मुशर्रफ हो जाता है। तो ये इनका एक अलमिया रहा है। मलक क़यूम भी जज थे, वो जिनको सारा आंखों पे बिठाते थे और बड़ा कुछ करते थे, और सजाद अली शाह भी जज थे, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, उनको उन्होंने घसीट के निकाला उधर से अपने जजों की हमायत से। तो ये उनका बयानिया अपनी ज़रूरत और सहूलत के मुताबिक होता है। ठीक है, लेकिन एक बात जो बुनियादी समझने की है, इस वक्त 2 जमातें, पॉलिटिकल जमातें अपने सर्वाइवल की जंग लड़ रही हैं इस वक्त जी। पंजाब में है दोनों, पीटीआई है, पीटीआई बावजूद 9 मई की वजह से उसके इश्यूज हैं, बाकी जो उन्होंने नैरेटिव बनाया उसकी वजह से इश्यूज हैं उनके, एंटी एस्टेब्लिशमेंट जो उन्होंने एक एक्सट्रीम पे ले गए उसको हमला तक कर दिया। और दूसरा मियाँ साहब की जमात है PMLN। अगर पीटीआई को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं भी मिलती, वो कहते हैं हमें फील्ड दे दें, लेवल हम खुद कर लेंगे। अगर उनको फील्ड मिल जाती है और वो दोबारा से जो नज़र आ रहा है या जो असेसमेंट आ रही है, अगर वो उस तरह परफॉर्म कर जाते हैं, तो PMLN के लिए अगले इलेक्शनों में मेरा ख्याल है उनकी अगले इलेक्शन तक सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगी। क्योंकि हमारे यहाँ जो सियासतदान है, पर्टिकुलरली जो इलेक्टेबल्स रहे या जो रवायती सियासतदान है, जिनका ख्याल ये होता है कि हम पार्टी नहीं बदलते, हुकूमत पार्टी बदल लेती है, हम तो हमेशा हुकूमत में ही होते हैं। तो वो जो सियासतदान है वो फिर जब देखेंगे कि PMLN पिछले 5 साल भी हुकूमत में नहीं थी, अगले 5 साल भी नहीं है और पता नहीं अगली दफ़ा होगी नहीं होगी, वो फिर छोड़ के भागना शुरू हो जाएंगे। तो ये बड़ी दोनों पार्टियों की, PTI की और PMLN की, ये सर्वाइवल की जंग है और उसमें हर किस्म का हरबा इस्तेमाल किया जाएगा। PMLN को ज़्यादा एज हासिल है, उनको कह ले कि सपोर्ट बहुत सी है, दूसरी अब अलाइंसेस भी बनने शुरू हो गए उनके, उस तरह से भी है। और उनके लिए तकरीबन दूसरी तरफ जो अपोजिशन होती है, जिसके खिलाफ उन्होंने कैंपेन करके इलेक्शन लड़ना है, वो नापैद होती जा रही है।
अगर तकरीर अगर करें, वाकई क्या ये है बयानियां कि उनको बनाएं? सपोर्ट भी है आगे और किसके- प्लेइंग उनको लेवल मुखालिफ ही प्लेइंग नहीं है। फील्ड भी, जिस तरह की हम कह रहे हैं कि फील्ड जो है वो खाली भी है, ज़ाहिर है कोई कंपेटिटर इस वक्त नहीं नजर आ रहा, तो फिर उनको क्या जरूरत है दोबारा से ये बयानियां बनाने की? तो और क्या करें वो? अच्छा, इस बयानी की एक और वजह भी हो सकती है पॉसिबली, जो नजम साकिब साहब ने इशारतन जिक्र किया उनके केसेस का। उनके है। केसेस में लग रहा है कि जो वो तवक्को कर रहे थे उस तरह से नहीं चल रहे वो। जो उनको रिलीफ मिलना चाहिए था टाइमली, वो समझ रहे थे मिल जाएगा, वो नहीं मिल रहा। अच्छा, हो ये सकता है ठीक है। कि उस वजह से फिर दोबारा से वो प्रेशर बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हों उन हलकों पे जिनका वो समझते हैं कि वो उनको रिलीफ दिलवा सकते हैं। तो मे भी इस वजह से भी वो कर रहे हो इस तरह से। लेकिन ज्यादा वजह यही है कि जब आगे कोई बंदा नहीं है तो आप किससे लड़ोगे? आप क्या दीवार में टक्कर मारोगे? हाँ। या ऐसे वो फिर कहते हैं हवा को ही गालियां देनी है आपने, फिर देते रहे आप इस तरह से, और क्या करेंगे? जी ठीक है डॉक्टर साहब, आपको क्या लगता है, क्या नवाज शरीफ साहब के स्टेटमेंट से ऐसा महसूस हो रहा है कि वो मुफाहिमत का रास्ता एक बार फिर छोड़ चुके हैं और इसका उनको फ़ायदा होगा या नुकसान होगा? और सूट क्या करता है इस वक्त नवाज शरीफ को करंट पॉलिटिकल सिचुएशन को देखते हुए? मैं समझता हूँ कि उनका जो ये एक बयानियाँ, एक ज़्यादा बोल्ड बयानियाँ बनाने की कोशिश है, वो उनकी इलेक्शन कैंपेन और हिकमत अमली का एक हिस्सा है। और मैं जिस तरह अभी साथियों की बात सुन रहा था उसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। देखिए, नून लीग का इस वक्त मफाद ये है कि वो जो अभी पिछले 15-16 माह की हुकूमत थी उससे भी रिकवर करे, और साथ ही साथ वो एस्टेब्लिशमेंट के भी गुडविल को मेंटेन रखे। लेकिन इसके बावजूद वो ऐसा बयानिया बनाए जो कि उसके वोटर को अट्रैक्ट भी करे और अपील भी करे। और वो इस बयानिए को आप इस कॉन्टेक्स्ट में समझें कि उनकी ये कोशिश है कि वो एस्टेब्लिशमेंट के बहुत करीब नजर ना आए और उनका बयानिया जरा अवामी सतह पे ज्यादा मुस्तनद अपने तजुर्बे, अपनी उम्र और अपने कद काठ के एतबार से एक कौमी लीडर के तौर पे प्रेजेंट करें। और इसमें दो पहलू हैं। पहले तो ये है कि मैं समझता हूँ ये ट्रेंड अगले जो 8 वीक्स रह गए हैं इलेक्शन में, वो मजीद इंटेंस होगा। अच्छा। और जाहिर आपका बयानिया कोई आइसोलेशन में तो नहीं होता ना रामीन। जी। आप देखें जो पार्टीज हैं उनकी मुखालिफ, वो उनका बयानिया भी आप देखें कि उसमें भी अब ज्यादा शद्दोमत से एक बोल्डनेस तो पाई जाती है। बिलावल साहब को आप देख लें, वो तो मतलब एक ऐसा बयानिया बना रहे हैं जो कि वो दोबारा से अपनी क्रेडिबिलिटी गेन कर सकें और अपने आप को, जिस तरह हमने पिछले प्रोग्राम में डिस्कस भी किया था, जी जी। वो चाहते हैं कि वो जो पिछले 16 माह की मामलात हैं उसका तमाम तर उन मसाइल का जो सेहरा है वो नून लीग के सर बांध दें। जबकि आज जो नवाज शरीफ साहब ने बात की है वो सिर्फ मुफाहमत या मुखासमत के कॉन्टेक्स्ट में नहीं देखनी चाहिए। अच्छा। बल्कि उसमें 3 बातें उन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट की हैं जिसको मेरे ख्याल में किसी और प्रोग्राम में जब आपके पास टाइम होगा डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं। उन्होंने खारजा पॉलिसी, दिफा की पॉलिसी, मईशत, तीनों के बारे में एक नैरेटिव बिल्ड करने की इनिशियल और अहम कोशिश की है। ऐसे ही है, पहली बात। ऐसे ही है। बात कि आपने ये भी नोटिस किया होगा कि जब से नवाज शरीफ साहब वापस आए हैं उन्होंने खुल के प्रेस से उस तरह बात की नहीं है। इससे एक और पहलू ये नजर आता है कि जिस तरह मेरे बाकी साथियों ने कहा, वो ऑब्वियसली बहुत कंसर्न है कि इलेक्शन से पहले जो बाकी केसेस हैं क्या वो निमटते हैं या नहीं निमटते। इसलिए वो बड़ा केयरफुली कैलिब्रेट कर रहे हैं अपनी एस्केलेशन को, बयानिए के हवाले से उसकी हिद्दत को, और वो यकीनन गुडविल जो है रियासती इदारों की वो लूज नहीं करना चाहते। लेकिन साथ ही साथ वो ये भी चाहते हैं कि उनका कद काठ और उनका जो बयानिया है वो उनके पुराने बैगेज या उनको ऐसा ना दिखा, उनका पर्सपेक्टिव और उनकी शख्सियत की ऐसे तर्जुमानी ना करे कि वो सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट के तर्जुमान नजर आए। इसलिए आप देखिए खारजा पॉलिसी के हवाले से उन्होंने बड़ी अहम बात की है। जी जी। उन्होंने आप देखें कि उन्होंने भारत के साथ, चीन के साथ, अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात को बेहतर बनाने की बात की है। बिल्कुल। और
उन्होंने ये बात भी की है, जो कि एक तकलीफदेह हकीकत है, लेकिन ये कम सियासतदान करते हैं, कि हमारे कई जो हमसाया ममालिक हैं वो तरक्की में हमसे बहुत आगे निकल गए हैं। ऐसे तो हमें अब ये सफर को जारी रखना है। दूसरा पहलू उन्होंने दिफा के हवाले से भी बात की कि उसको भी मुस्तहकम रखना है। तो ये सिग्नल को भी है कि मईशत को बेहतर करना या हमसाया ममालिक से ताल्लुकात को बेहतर बनाने का मतलब ये नहीं है कि दिफा पे मैं कॉम्प्रोमाइज करूंगा। तो ये वो सिग्नल जो कि बैलेंसिंग एक्ट है, जिसमें वो सिग्नल रीजनल कंट्रीज और नेबर्स को भी दे रहे हैं कि जनाब मैं बेहतर ताल्लुकात चाहता हूं, लेकिन दिफाई सलाहियत पे कॉम्प्रोमाइज या उसको कमजोर नहीं होने दूंगा। ये सिग्नल फौज को है। अच्छा, साथ उन्होंने जो बात की है मईशत के बारे में, वो भी उन्होंने एक बोल्ड नैरेटिव बनाने की कोशिश की है कि जनाब को कहा जाता है कि, और ये बात काफी लोग करते रहे हैं कि जनाब जो उनके भाई की का दौरे इक़्तिदार है उसके बारे में उनको दिफा करना मुश्किल होगा। तो उन्होंने एक पोजीशन ऑलरेडी उस पर ले ली है कि जनाब अगर ये उन्होंने ये मान लिया है कि जनाब ये कोई बहुत जबरदस्त आइडियल परफॉर्मेंस नहीं थी, लेकिन अगर ये ना होती तो मुल्क बैंकरप्ट हो जाता, मुल्क दिवालिया होता। तो दिवालिया, ठीक है, क्योंकि जो पीटीआई की हुकूमत थी वो इतनी बुरे हालात छोड़ के गई थी कि दिवालिया होने से बचना ही एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अब अगली हम तरक्की के सफर को जारी रखना चाहते हैं। तो मैं समझता हूं कि नवाज शरीफ साहब का ये बयानिया आने वाले दिनों में मजीद क्लियर भी होगा और मजीद इंटेंसिफाई होगा, लेकिन अब वो आप क्लियर पोजीशन इन तमाम दिफा, खारजा और मईशत के मामलात पे लेते हुए नजर आए। चलें ठीक है, एक बैलेंस पोजीशन यानी नज़र आ रही है, देखा जाता है रिवायती तौर पर, लेकिन नून लीग को जिस तरह से हम देख रहे हैं, ये बयानिया बनाया जाता रहा जब नवाज शरीफ वापस नहीं आए थे कि जब नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे तो उसके बाद आवाम भी उनके पीछे होगी, पार्टी भी मुत्तहद होगी, ज़बरदस्त किस्म का एक बयानिया बनेगा और फिर मामला चल से चलोगे। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि नून लीग की तरफ से छोटी छोटी जमातों के साथ मुख्तलिफ इल्हाक किए जा रहे हैं और सीट एडजस्टमेंट की सूरत में ये इल्हाक किए जा रहे हैं और ऐसी पार्टीज़ के साथ किए जा रहे हैं जिनके साथ माजी में बहुत अच्छे ताल्लुकात नून लीग के नहीं रहे हैं। उनमें MQM आ जाती है, चौधरी शुजात साहब के पास नवाज शरीफ गए, फिर IPP जो कि पंजाब के अंदर एक नई जमात उभर कर सामने आई है। पंजाब में क्यों ज़रूरत पड़ी नून लीग को IPP के साथ इत्तेहाद करने की, इसी पर बात करेंगे। राव खालिद साहब, क्या वजह आपको महसूस हो रही है, ये अच्छी सियासी स्ट्रैटेजी है नून लीग की, इस तरह के इल्हाक होने चाहिए, अच्छी बात है, फ़ायदा होगा, या फिर ये सियासी कमज़ोरी की अलामत है? देखिए, दोनों चीज़ें हैं। सियासी कमज़ोरी में मैं तो बड़े अरसे से कह रहा हूँ कि पंजाब में नून को सबसे ज़्यादा कोशिश पंजाब में करनी चाहिए, पंजाब में अपने अलाइंसेस को मजबूत करना चाहिए, क्योंकि उनको चैलेंज है पंजाब में और उनका वोट बेस भी पंजाब में है। बाकी जगहों पे बहुत थोड़ा 1% 2% की हद तक है, लेकिन पंजाब में लेकिन वो कभी बलूचिस्तान चले जाते थे, कभी सिंध के साथ शुरू, MQM के साथ और GDA के साथ शुरू हो जाते थे। पंजाब के अंदर भी सबसे जो मजहबी जमात है एक, उसके हवाले से जो तीसरी बड़ी जिसने वोट लिए थे पंजाब में 2018 के इलेक्शन में, वो उसके साथ भी मेरा ख्याल है किसी स्टेज पे वो जाएंगे। हालांकि 2018 में उनका बहुत आपस में शदीद लड़ाई रही, एहतजाज हुआ, बड़े मसले मसाइल रहे उनके उसके साथ, और वो वन ऑफ द रीज़न जो डाउनफॉल की थी PMLN की, वो भी थी एक, उन मजहबी जमातों के उनके खिलाफ एहतजाज जो था पर्टिकुलरली। तो वो अभी उन्होंने थोड़ी सी सिमत बेहतर की है। काफ से उनका ऑब्वियसली यानी बड़ा अरसे बाद वो चौधरी साहब के पास गए, लोग बड़े ताने दे रहे हैं, हालांकि वो कहते हैं सियासत मुमकिनात का खेल है। तो उस मुमकिनात में ये भी होता है, आप कभी कल के दुश्मन आज के दोस्त हो जाते हैं। परवेज़ इलाही के बारे में इमरान खान साहब क्या कुछ नहीं कहते थे, पीपल्स पार्टी क्या कुछ नहीं कहती थी, फिर वो इकट्ठे हुए, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाया, उन्होंने चीफ मिनिस्टर बनाया सारा। तो ये चीज़ें चलती रहती है सियासत में। लेकिन ये इंतखाबी अलायंस जो है ना, ये कमज़ोरी की निशानी इसलिए मैं कह रहा हूँ कि दोनों चीज़ें कमज़ोरी की निशानी इसलिए है कि PMLN पंजाब में बहुत कम उसका हुआ है कि वो जमात इस्लामी के साथ हुआ। IGI के टाइम पे था एक, जो उस वक्त सारी जमातें इकट्ठी हुई और किया गया, बल्कि उनको उसके बाद PML ने ऐसा इत्तेहाद उस तरह से नहीं किया पंजाब में।
नजमुल साकिब साहब, आईपीपी की जानिब से शुरू में इस तरह का तासुर आ रहा था कि वो एंटी नवाज वोट लेना चाह रहे हैं, वो वोट जो कि पीटीआई को पड़ता रहा है, इस तरह से पीटीआई के कुछ वोट आईपीपी की तरफ आ जाएंगे। लेकिन अब अगर आईपीपी नून लीग के साथ ही इत्तेहाद कर लेती है तो क्या पीटीआई के वोट तोड़ने में कामयाबी मिल सकेगी दोनों जमातों को मिलकर? देखिए, ये तो वक्त बताएगा, लेकिन जो असेसमेंट इस वक्त हम कर सकते हैं वो ये है कि ये जो आईपीपी की आप बात कर रहे हैं, अलीम खान साहब की या जहांगीर तरीन साहब की, अगर तो इसकी कोई वक़्त ना होती, अगर तो इसकी कोई अहमियत ना होती, या कम से कम ये अंदाज़ा ना होता कि ये कुछ 10 से 15 नेशनल असम्बली की सीटें, चलें 8 से 10 कर लें, ये नहीं ले सकती, तो मेरा नहीं ख्याल कि नून लीग इनकी तरफ कदम बढ़ाती। तो सबसे पहले तो हमें ये पता लगा कि नून लीग ने अगर इनकी तरफ कदम बढ़ाया है तो इसका मतलब ये है कि उनको पता है, किसी तरीके से उनको किसी तरीके से पता है कि ये जो है एक किंग मेकर किस्म की कुछ चीज होगी। जिस तरह नहीं होता था एमक्यूएम के वोट पड़ेंगे तो हुकूमत बनेगी, आईपीपी के वोट पड़ेंगे तो हुकूमत बनेगी, तो उनको इसकी अहमियत का पता है और ये समझ में आने वाली बात है। सही। अब आते हैं इसकी तरफ कि ये जो बयानिए की बात हो रही है कि लोग समझते हैं कि ओ बयानिया नहीं बनाया इन्होंने अभी तक, ये बयानिया जो है ये फलां का फलां पार्टी का फलां बयानिया है। कोई कह रहा है रोटी कपड़ा और मकान, कोई कह रहा है वोट को इज्जत दो, कोई कह रहा है कि हकीकी आज़ादी चाहिए, कोई कह रहा है कि पाकिस्तान फलाना। तो बयानिया बनाने को इतना ज़्यादा अहमियत दी गई है कि लोग बुनियादी चीज़ भूल गए हैं। सही। वो बुनियादी चीज़ क्या है उसको बताने की कोशिश करते हैं ताकि लोगों को सही तौर पे इसका इदराक हो कि असल में क्या जरूरत होती है। देखिए, बयानिया बनाना क्या है, मैं और राव साहब, मोहम्मद अली साहब आप बैठ जाएं, आप यकीन करें अगर 200 पार्टियां हैं आपकी, मैं 200 आपको पार्टियों के बयानिए दे देता हूं। इसमें क्या मसला है? असल चीज ये है कि आपने जो बयानिया दिया, क्या आपने वो करके दिखाया कि नहीं। सही बात है। क्या आप में इतनी इस्तकामत, इस्तात है, क्या आप में इतनी ताकत और इतनी विल पावर, डिटर्मिनेशन है कि आप जो कह रहे हैं, मिसाल के तौर पे आसिफ अली जरदारी साहब, मैं उनका भी बड़ा फैन हूं, उन्होंने कल एक बयान दिया कि हम पीपल्स पार्टी जो है वो एक नए जोश जज्बे के साथ अवाम की खिदमत करने के लिए तैयार है, और हम हैं जिन्होंने कि जुल्फकार अली भुट्टो का वो नारा रोटी कपड़े और मकान का लगाया था। चले जी, मान लिया, तो क्या ये सिर्फ नारा ही है? सवाल मेरा ये है कि जुल्फकार अली भुट्टो ने, जिसकी बड़ी कदर व कीमत है हमारी यानी पाकिस्तान की सियासी जो तारीख है उसमें उनका एक बड़ा मकाम है, उनसे लेके आज तक आ जाइए, पीपल्स पार्टी के मुख्तलिफ अदवार देख लीजिए और मुझे बताइए कि कौन सा ऐसा दौर था जिसमें मेरी आवाम को, गरीब आवाम को जो है रोटी भी मिली, कपड़ा भी मिला और मकान भी मिला। या क्या वोट को इज्जत मिल गई? अगर वोट को इज्जत मिल गई है तो ये इलेक्शन से पहले किस तरह के ऐलानात हो रहे हैं? क्या पाकिस्तान को हकीकी आजादी मिल गई? अगर नहीं मिली तो फिर इस बयानिए का आपने करना क्या है? इसका कोई आलू गोश्त बनाना है आपने? तो मेरा जो कहने का मतलब वो ये है कि बयानिया अगर वो कहते हैं कि जी हम दिफा में ये कर देंगे, मईशत का ये कर देंगे, अंदरूनी तौर पे ये होगा, फॉरेन पॉलिसी के कॉन्टूर्स इस तरह के होंगे, वो तो होंगे, लेकिन हमने देखा क्या है, तजुर्बा क्या कहता है, तारीख क्या कहती है, एक्सपीरियंस क्या कहता है? तजुर्बा ये कहता है कि ये सारे बयानिए जो हैं आपके, ये इलेक्शन के बाद हवा हो जाते हैं, और वही होता है जो कि मंजूर खुदा होता है, वही होता है जो ये लोग चाहते हैं कि हो। अब सवाल यहां पे ये पैदा होता है कि कब तक ये आप इस तरह के हिसाब किताब करते रहेंगे कि अवाम की हालत बद से बदतर हो रही है। आखिरी बात इस वक्त की करूंगा क्योंकि इस बड़ा दिल दुखता है रामीन, यकीन कीजिए, चूंकि चीजों का पता है, चीजों का इदराक है, समझ आ रही है कि कौन क्यों ऐसी बात कर रहा है। देखिए, आपने इलेक्शन लड़ने हैं, इलेक्शन जीतने आपने चाहिए, आपको क्या? आपके सामने है कि आपने हुकूमत करनी है, वजीर आजम हमारा होगा, पंजाब हमने जीतना है, ठीक है, आप सिंध ले लीजिए, बलोचिस्तान में और इसमें हम मखलूत कर लेंगे वगैरह, और या जो कि इस वक्त का एक ट्रेंड चल रहा है कि कौमी हुकूमत बनानी है। सिर्फ हुकूमत बनानी है? मुझे बताइएगा कि क्या इस अवाम की जो कि इतनी देर से तड़प रही है महंगाई के लिए,
कोई लाहे अमल क्यों नहीं देते कि गुर्बत इस तरह से दूर होगी, और ये है हमारा डिटेल्ड प्रोग्राम। और क्यों आप ये प्लान नहीं देते कि सेहत और ये जो तालीम के मामलात हैं जिसमें हम फंसे हुए हैं, बिजली और पानी के और इसकी यानी गैस के बिलों की जो ये शूट कर रही हैं कीमतें, इसकी तरफ क्यों नहीं तवज्जो देते आप आलू प्याज की कीमतों को कम करने को अपने मंशूर में क्यों नहीं डालते? वो इसलिए नहीं डालते कि हमारा मकसद क्या है? हमारा मकसद ये है कि हमने हुकूमत करनी है, हमने इलेक्शन जीत के प्रोविंस में और यानी फेडरल यानी उसमें हमने इस्लामाबाद में हुकूमत बनानी है, और उसके बाद अवाम जो है जिनसे आप वोट लेके आए हैं उनकी खैर है। और ये आपको बताऊं मैं, आप किसी सरकारी अफसर से पूछें, किसी 22 ग्रेड के रिटायर्ड अफसर से पूछें, किसी चाहे वो पुलिस में है, डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट में है, फॉरेन सर्विस में है, या किसी सियासतदान से पूछें, वो क्या आपको जवाब देगा? वो कहेगा जब हमारा दौर था, जब हमारा दौर था तो ये था, ये था, ये था। मुझे ये बताइएगा कि ये पीपल्स पार्टी, ये नून लीग, ये इस्लामी जमात, ये मौलाना फजलुर रहमान, ये सारे लोग जितनी पार्टियां हमने अब तक देखी हैं, इनके जब दौर थे और सारे के सारे ही बड़े सुनहरी थे, तो जिस हालत में मैं इस वक्त हूं और मेरी आवाम इस वक्त है, ये किस वजह से है? तो आपको पता लगेगा कि ये बातें हैं, ये सिर्फ बातें हैं। जो करके दिखाने वाले हैं ना, वो करके दिखा गए, आपको पाकिस्तान मिल गया। अब आपने सिर्फ ये करना था कि इसकी हिफाजत करनी थी, इसको आगे लेके जाना था। बिल्कुल जी, बड़ी अहम बात। डॉक्टर साहब, क्या पाकिस्तान की सियासत, यहीं से आगे बढ़ाना चाहूँगी बात, क्या पाकिस्तान की सियासत पॉपुलिज्म का शिकार हो चुकी है और कारकर्दगी से ज़्यादा ये देखा जाता है कि किसके पास सबसे अच्छा पॉपुलिस्ट नैरेटिव है, और यही वजह है कि तमाम पार्टीज़ का फोकस भी वहाँ होता है, ना कारकर्दगी पर बात उनकी तरफ से की जाती है और ना ही आवाम की तरफ से वो बातें पूछी जाती हैं? बिल्कुल जी, ऐसे ही है। देखें, अगर पॉलिटिकल साइंस के लिहाज से देखा जाए तो मैंने जिस तरह पहले भी 1-2 दफ़ा आपके प्रोग्राम में गुजारिश की है कि पाकिस्तान की जो पॉलिटिक्स है वो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स और वो पावर पॉलिटिक्स है, वो कोई गवर्नेंस की पॉलिटिक्स नहीं है। ठीक है, इस तरह मैंने पहले भी 1 दफ़ा कहा था कि डेवलपिंग वर्ल्ड और डेवलपिंग कंट्री और डेवलप्ड कंट्री में जो फर्क होता है वो यही होता है कि अवाम ये फैसला करते हैं कि हुकूमत को क्या करना है और किस तरह करना है, तो वो डेवलप्ड कंट्री है। अगर ये रियासत और हुकूमत के पास है कि अवाम ने क्या करना है, तो फिर वो आप डेवलपिंग कंट्री है। इसका जीडीपी ये बुनियादी बात है। तो ये कर कौन रहा है, जिसकी बात अभी एम्बेसडर साहब ने भी की कि क्या अवाम ये फैसला करना चाहती है, कर सकती है, ये बुनियादी सवाल है। और जो बात इन्होंने की उसी को मैं आगे बढ़ाता हूँ कि देखिए बयानियां क्यों इंपॉर्टेंट है। जो आपने सवाल किया कि देखिए पॉपुलिस्ट जो नैरेटिव है वो सबसे ज्यादा अहम है वोट हासिल करने के लिए, ताकि एक जमात जो है या एक शख्स बरसरे इक्तदार आ सके। अच्छा, अब उसका अवाम से रिश्ता इलेक्शन के बाद फिर कम हो जाता है, अगर खत्म नहीं भी होता तो। मैं समझता हूँ कि मैं जिन्हें नाम नहीं लेता लेकिन जिन्हें बता देता हूँ कि मैं इस्लामाबाद में रहता हूँ। इस्लामाबाद 2018 के इलेक्शन में जो साहब MNA इलेक्ट हुए थे, मैंने तो मतलब 4 साल में कभी उनकी इस इलाके में, इस नेबरहुड में कोई कभी शक्ल भी नहीं देखी। अच्छा, मतलब मैं, और वो बड़े सरकर्दा लीडर थे पुरानी हुकूमत के। असद उमर साहब की बात ठीक है, और उनको बड़ा काबिल भी समझा जाता था। लेकिन ये कि आपका पॉपुलर होना, आपका करिज्मेटिक होना और आपका बयानिया अट्रैक्टिव और एग्जॉटिक होना और मुदल्लिल होना और कैची होना अनफॉर्चुनेटली इसलिए अहम है कि हमारी जो अवाम है बदकिस्मती से वो अपने नुमाइंदों, मैं बार बार आपने नोटिस किया होगा कि मैं लीडर के ऊपर बिलीव नहीं करता। मैं समझता हूँ हकीकत पसंदाना अंदाज में आप जो है अपने नुमाइंदों का चुनाव करते हैं, जो कि आपके नजरिए जिंदगी और आपका जो वे ऑफ लाइफ है उसकी तर्जुमानी भी करें, उसका दिफा भी करें और उसको फैसिलिटेट भी करें। और अगर वो ये नहीं करते तो वो मेरे मफादात
मेरे नजरियात, मेरी अखलाकियात की नुमाइंदगी नहीं करते। तो इस पे मुझे अपने नुमाइंदों को अकाउंटेबल ठहराना चाहिए। बिल्कुल ऐसे नाज़रीन, डिस्कशन का सिलसिला जारी है, वक्त का स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। पीटीआई के लिए मुश्किलात कम होने का नाम नहीं ले रही हैं और 2024 के इंतखाबात में पीटीआई बल्ले के निशान पर इलेक्शन लड़ेगी या ये निशान उससे छिन जाएगा, इस पर अभी भी सवालिया निशान बाकी है। इलेक्शन कमीशन के हुक्म पर पीटीआई ने इंटर पार्टी इलेक्शन तो करवा दिए, मगर इस पर पीटीआई के अपने ही कारकुनान ने सवालात उठा दिए हैं। इलेक्शन कमीशन में उसे चैलेंज कर दिया गया। बुनियादी इस्तदा ये की गई कि कुछ शवाहिद हैं जिनके बिना पर ये इंतखाबात कलअदम करार दिए जाएँ, क्योंकि इसमें कोई शक नहीं कि ये एक फ्रॉड है। दूसरी इस्तदा ये की गई कि पीटीआई को इंतखाबात करवाने का एक और मौका दिया जाए, लेकिन मॉनिटर्स आज़ाद लगाएं ताकि शफाफ इंतखाबात हो सकें। तीसरी इस्तदा ये कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन के कवानीन इलेक्शन कमीशन तमाम जमातों पर लागू करे, क्योंकि यही वो वाहिद तरीक़ा है कि पाकिस्तान की सियासी जमातें एक जमहूरी इदारा बने और हकीकी लीडर दे सकें। अब ये केस इलेक्शन कमीशन में टेकअप हो चुका है, मुमकिन तौर पर इसके क्या नताइज हो सकते हैं, इसी हवाले से बात करेंगे। राव खालिद साहब, अगर ये समात जो अब ज़ाहिर चल रही है, अगर इसका नतीजा हाइपोथेटिकली अगर खिलाफ आ जाता है, इंट्रा पार्टी इलेक्शन दोबारा कलअदम हो जाते हैं, और जैसे कि एक रिमार्क में सामने भी आया कि वो दोबारा इलेक्शन की गुंजाइश नहीं दे रहे हैं, बल्ले का निशान अगर चला जाता है पार्टी पर, उसके क्या असरात होंगे? क्योंकि हमने माजी में देखा कि पीपल्स पार्टी के पास जब तलवार का निशान था वो छीन लिया गया, तीर पर उन्होंने लड़ लिया इलेक्शन। उसके बाद नून लीग के पास भी साइकिल थी जब वो कंबाइंड थी, और उसके बाद फिर शेर मिल गया उनको, उस पर इलेक्शन रहता है। आपको लगता है कोई फ़र्क पड़ेगा बल्ले का निशान जाने से, और कोई प्लान भी तैयार है पीटीआई के पास? एक तो बुनियादी तौर पे मैं बता दूं, ये जो चैलेंज है ना, इस वक्त पीटीआई का जो चैलेंज है, मुख्तलिफ जमातें इस चैलेंज से गुजरी हैं। ये सिर्फ सियासी जमातों का चैलेंज नहीं है, ये रियासत के लिए भी चैलेंज है, सियासत के लिए भी चैलेंज है, और जमहूरियत के लिए भी चैलेंज है। किसी ना किसी तरीके से हर दफ़ा एक आध पार्टी को साइडलाइन करने की कोशिश की जाती है। कभी मार्शल लग जाता है, कभी अदलिया कोई ऐसा फैसला कर देती है जिससे सियासी जमात को साइड पे कर दिया जाता है, और कभी अब इलेक्शन कमीशन भी उसमें एक हिस्सा बन गया है जो ये फैसला करता है कि किसने सियासत में हिस्सा लेना है, कौन सी पार्टी इलेक्शन लड़ेगी, कौन सी नहीं लड़ेगी। तो इतना बाइख्तियार होना इदारों का उन इश्यूज़ के ऊपर जो उनकी डोमेन में नहीं आते, जैसे इंतखाबी अमल जो है पार्टियों का, उसका इलेक्शन कमीशन से कोई लेना देना नहीं है, सिवाय इसके कि उन्होंने सबमिट करना हमारे इलेक्शन, ये हमारे अहदेदार, और ये इस तरह से है। इससे ज्यादा उनका कोई ताल्लुक नहीं है, ना उनको कोई इख्तियार है, ना कोई कानून है, लेकिन वो अपना इख्तियार उन्होंने खुद फैला लिया है। इंतखाबात 90 दिन के अंदर कराने हैं, उन्होंने इख्तियार फैला के 1.5 साल पर ले गए हैं। तो ये जो कह ले कि अपने आप को फैला लेना, दूसरी डोमेन में चले जाना, ये हमारा पाकिस्तान के ओवरऑल रियासत के लिए, सियासत के लिए और जमहूरियत के लिए ये प्रॉब्लम रहे हैं, और ये बढ़ते जा रहे हैं। उसमें स्टेक होल्डर्स इस किस्म के बढ़ते जा रहे हैं। पहले एक आध होता था, मार्शल लग गया जी, चले ठीक है, फिर उसके बाद जुडिशरी भी आ गई, अब ये भी आ गए हैं। तो अब ये किस तरह से ये मामला रुकेगा, ये चलता किस तरह से जाएगा? जो नुकसान इसका है, मैं जो सियासत और जमहूरियत और रियासत का जो नुकसान मैं कहता हूँ किस तरह से है। एक जमात है, उसको निशान आप नहीं देते, उसको इलेक्शन नहीं लड़ने देते। एक चीज़ याद रखिएगा, पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन को इजाज़त दी गई तो फिर उसको तीर का निशान मिला। अगर ये नाम बदल के आते हैं, टाइम कितना थोड़ा रह गया। आप उसका देखिए, सर्कमस्टांशियल एविडेंस जो है ना, वो आपको बताती है कि 1.5 साल आपने उनके इंतखाबात पड़े रहे आपके पास, आपने 3 महीने पहले उसको रिजेक्ट किया, 20 दिन इलेक्शन के लिए दिए। तो वो SGS कोटेकना में बेनजीर भुट्टो का केस जब सुप्रीम कोर्ट में आया था ना, मलक कयूम ने जिसका फैसला किया था, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था बायस इज फ्लोटिंग ऑन द सरफेस। तो इसकी सूरत है। उसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बस ऐड कर दूं, अगर ये पार्टी इलेक्शन नहीं लड़ती, इंडिविजुअल लड़ती हैं, तो ख्वातीन की मखसूस 70 नशिस्तें जो है ना, उनकी तकसीम एक तरफा हो जाएगी। फिर अच्छा, वो रिप्रेजेंटेशन नहीं होगी उनकी, चाहे आज़ाद 100 जीत जाएं, वो उनकी रिप्रेजेंटेशन जो मखसूस नशिस्तों पे नहीं हो पाएगी। फिर ये बड़ा सीरियस इशू होगा। जी ठीक है, डॉक्टर साहब आपका क्या ख्याल है, क्या मुश्किलात अभी बढ़ती हुई ही देख रहे हैं पीटीआई के लिए आप? जी डेफिनेटली, मैं मुख्तसरन आपको पहलू बता देता हूँ कि मैं भाई का जो पॉपुलर एक परसेप्शन है सोशल मीडिया से, उससे हट के हकीकत पसंदाना अंदाज में इनका सियासत इमीडिएट इलेक्शन में बहुत मैं हौसला अफजा नहीं देख रहा। और उसकी बात है, वेरी क्विकली मैं बता देता हूँ।
देखिए, इनका जो नजरिया है वो बुनियादी तौर पे एक नया नजरिया है, और दूसरा ये कि वो पॉलिटिकल सिर्फ हुकूमत में नहीं आना चाहते, वो पाकिस्तान के पॉलिटिकल सिस्टम को चेंज करना चाहते हैं, बल्कि वो रियासतों और हुकूमत और सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो है उसको कम्प्लीटली उनके दरमियान जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है उसको रीडिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं। तो मैं समझ कि वो भी एक मतलब ऐसा मामला है जो कि अनरियलिस्टिक है। तीसरा मामला कानूनी है कि केसेस सारे हैं, और फिर तीसरा पहलू जो आपने बताया कि इलेक्शन कमीशन भी शायद उनके जो रिजल्ट्स हैं उससे और उसके प्रोसेस पे हो सकता है खदशात जाहिर करे और उसको एक्सेप्टेबल ना हो। और चौथा प्रैक्टिकल है कि देखिए, उनके जो पॉपुलैरिटी उनके बानी से कतई नजर, जो इलेक्शन है अब वो दूसरी पार्टीज में जा रहे हैं, तो क्या के पास ऐसे अफराद हैं जिनको ये टिकट देंगे, या सिर्फ वुकला जो इनके केसेस लड़ते रहे हैं उन्हीं के जरिए कैंपेन करेंगे? तो चारों चीजों को अगर आप हकीकत पसंदाना और जामे अंदाज में देखें तो प्रैक्टिकली इनके पास प्लान, स्ट्रेटजी, एक्सेप्टेबिलिटी और एक मेरे ख्याल में इनके उसकी वजूहात से इनके इम्कानात थोड़े मैं इतने मुस्बत नहीं देखता। ठीक है, नजमुल साकिब साहब, लास्ट कमेंट। आपकी इजाज़त से एक ज़रूरी सवाल और एक गैर ज़रूरी सवाल। जी सर। ज़रूरी सवाल ये है कि सोना महंगा हो रहा है, डॉलर कम हो रहा है, और स्टॉक एक्सचेंज जो है वो तमाम रिकॉर्ड तोड़ रहा है। तो सवाल ये है कि ये स्टॉक एक्सचेंज वालों को क्या इल्हाम हो रहे हैं, हो क्या रहा है? दूसरा गैर ज़रूरी सवाल, वज़ीर आज़म जो निगरान हैं उन्होंने फरमाया कि इमरान खान फ़िलहाल इलेक्शन लड़ने की पोजीशन में हैं, फ़िलहाल इलेक्शन लड़ने की पोजीशन में हैं। ठीक है। गैर ज़रूरी सवाल ये है कि क्या कुछ देर बाद ये इलेक्शन लड़ने की पोजीशन में नहीं रहेंगे, क्योंकि फ़िलहाल है ना। चलें जी, ये ज़रूरी और गैर ज़रूरी सवाल नाज़रीन हम आपके लिए छोड़ के जा रहे हैं। दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।